अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, पोडू भूमि मुद्दा क्या है? कहां से है यह प्रश्न? साथियों यह प्रश्न है तेलंगाना से। तेलंगाना से यह प्रश्न क्यों आया? प्रश्न इसलिए आया क्योंकि तेलंगाना सरकार पोडू कल्टीवेशन के ऊपर हाल ही में कुछ कानून के अंदर परिवर्तन की है, कुछ आदेश दी है। क्या है ये पोडू कल्टीवेशन, बताते हैं आज के सेशन में। क्या है तेलंगाना का वो नियम जिसके चलते हुए बहुत सारे लोगों को जमीन मिल गई, या फिर यह कहा जाए कि बहुत सारे लोगों की जमीन चली गई? क्या है वो नियम जिसके चलते तेलंगाना के जो जंगल हैं वो आदिवासियों से मुक्त हो गए, या फिर यूं समझा जाए कि वो आदिवासियों को वहां से एक जगह सेटल करने के लिए भेज दिया गया? ये सारी बातें आप इस सवाल के माध्यम से समझेंगे। पोडू बात है तेलंगाना की, क्या है जानकारी, आइए मैं आपको समझाता हूं। पोडू लैंड इशू क्या है, इसे समझने का प्रयास करिए। साथियों वास्तविकता कुछ इस प्रकार से है कि जब हम खेती के बारे में पढ़ते हैं, फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें कुछ इस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। क्या कि कृषि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ट्रेडिशनल, दूसरी सेमी कमर्शियल और तीसरी कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब है कि आपने जो चीजें पैदा करी वो बेचने के लिए ही करी थी। बेचने के लिए से मतलब हुआ कि आप कोई वर्ष भर के लिए क्रॉप लगा दिए, जैसे अमरूद लगा दिए या फिर कपास या फिर कोई ऐसा पौधा जिसकी वजह से आप साल भर फसल की कटाई कर सकते हैं या फिर उपयोग में ले सकते हैं, जैसे सागवान, शीशम, कुछ ऐसे पौधा लगा दिए। लाइव स्टॉक का मतलब है कि आपने पशुपालन कर लिया, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही काउंट होता है। दैट इज नॉन एज कमर्शियल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा तरीका होता है दैट इज सेमी कमर्शियल। सेमी कमर्शियल का मतलब हुआ एक ऐसी सिस्टम जिसके माध्यम से आप जो चीजें पैदा कर रहे हैं वो आप अपने उपयोग में भी लेंगे और बेचने के उपयोग में भी लेंगे। जैसे गेहूं है, सरसों है, चना है, चावल है, ये हम अपने उपयोग में भी लेते हैं और बेच करके इनसे पैसे भी कमाते हैं। ठीक है। तीसरी प्रक्रिया होती है दैट इज ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम का अर्थ होता है कि कृषि का वो तरीका जो आदम काल से चला आ रहा है, यानी कि इंसान ने जब सबसे पहले एग्रीकल्चर करना सीखा था तब ये प्रक्रिया सीखी थी। दैट इज नॉन एज ट्रेडिशनल सिस्टम। क्या होता है ट्रेडिशनल सिस्टम? ट्रेडिशनल सिस्टम में इंसान सबसे पहले जिस प्रकार का एग्रीकल्चर करता था उसमें वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? स्थानांतरित कृषि। अब ये क्या होती है? इस कृषि का अर्थ होता है कि किसान के रूप में जो आदिवासी है वो पेड़ पौधों को काटते हैं, उस जगह पर उस जमीन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों से निकल करके जो जलने से जमीन बनी, जलने से जो राख बनी, उसी की वजह से उस भूखंड को रिचार्ज किया जाता है। रिचार्ज का मतलब कार्बन कंटेंट उसमें पाया जाता है और फिर खाद्य फसलों को वहां पर रोप दिया जाता है। जब ये जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाती है, यानी कि फसल यहां पर प्राकृतिक रूप से उगना बंद हो जाती है, तो किसान यहां पर या फिर आदिवासी इस जगह पर फिर कुछ बड़े प्लांट्स को प्लांटेड करके फिर दूसरी जगह चल देते हैं। वहां ऐसे ही बड़े प्लांट्स को काट करके वहां पर जमीन बनाई जाती है और उस जमीन पर कल्टीवेशन किया जाता है। इसे साथियों शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। अब आप पूछेंगे झूम कल्टीवेशन पढ़ा रहे हो कि पोडू कल्टीवेशन पढ़ा रहे हो? असल में तेलंगाना में या तेलुगु भाषा में इसी झूम कल्टीवेशन को पोडू कल्टीवेशन कहते हैं। यानी कि ये वही झूम कल्टीवेशन है जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। वैसा ही तेलंगाना के अंदर भी फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या है? इसे ही आप स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का मतलब क्या होता है? पौधे को पहले काटा जाता है, फिर वहां पर जला करके बर्निंग की वजह से यहां पर जो जगह निकल के आती है वहां पर फसल उगाई जाती है। उसके बाद में उस फसल को पूरी तरह से काटने के बाद में जब ये जगह खत्म हो जाती है इस पर बड़े पौधे वापस रोप दिए जाते हैं, फिर आगे चल दिया जाता है। ये लंबे समय से क्या करते हुए आ रहे थे? आदिवासी लोग ऐसा करते हुए ट्राइबल्स इन तेलंगाना करते आ रहे थे। अब क्या हुआ? अब यहां पर तेलंगाना के अंदर जो यहां के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सामने एक परेशानी निकल करके आई। परेशानी क्या निकल करके आई? परेशानी यह निकल करके आई कि तेलंगाना के फॉरेस्ट्स के बारे में इन्हें यह पता चला कि आदिवासी जो करते हैं वो तो उनकी प्रक्रिया का हिस्सा है। वो इस प्रकार से करते हैं कि जिस जगह को यूज कर लिया उस जगह को यूज करने के बाद में जब दूसरी जगह जाते हैं तो पहले वाली जगह पर प्लांट्स लगा के जाते हैं ताकि यह जगह फिर से बड़ी हो जाए, यहां पर बड़े घने पेड़ उगाएं, यानी पर्यावरण को वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ट्राइबल्स जो हैं वो पर्यावरण मित्र हैं। ये पर्यावरण को यानी कि क्लाइमेट को और जंगलों को बचाने का काम करते हैं। अगर ट्राइबल्स के जंगल जलाने से, ये जब सदियों से चली आ रही घटना है, तो आज तो जंगल खत्म हो जाने चाहिए थे। क्या कारण है कि नॉर्थ ईस्ट में इतने घने जंगल आज भी उपस्थित हैं? अगर जलाने से ही खेती होती तो बहुत बड़ा सवाल बनता है कि इस तरह से तो सारे खेत खत्म हो जाने चाहिए थे। ऐसा होता नहीं है। वो जिस जगह खेत को काटते हैं या पेड़ को काटते हैं वो जनरली पुराने पेड़ होते हैं या फिर वो एज्ड पेड़ होते हैं जिनका उपयोग वो घर बनाने में कर सकते हैं। उस जगह पर फिर नए प्लांटेशन करके वो दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन इनकी इसी लाइन का फायदा कुछ ऐसे लोगों ने उठाया जो कि ट्राइबल्स नहीं थे। ट्राइबल्स के स्थान पर लोगों ने इनकी इसी भावना के साथ में खिलवाड़ किया। और क्या किया? तेलंगाना के अंदर यह देखा गया कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसके चारों तरफ के क्षेत्र में ऐसे कुछ वाणिज्यिक लोग आके बस गए, कमर्शियल पीपल्स, होटल वाले आ गए हैं या फिर जो अतिक्रमण करने वाले होते हैं एनक्रोचर्स, वो आ गए। उन्होंने क्या किया? इसी झूम कल्टीवेशन की आड़ में जंगलों का सफाया करना शुरू कर दिया।
ताकि सरकार को कोई पूछे तो ये लगे कि सर ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स ने जंगल काट दिए। लेकिन जनाब ये तो आपकी बात समझ में आ गई कि आप जंगल नहीं काट रहे थे, आप अपने लिए जमीन बना रहे थे। सरकार को इसकी बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, और जब शिकायतें मिल रही थी तो साहब चंद्रशेखर राव जी ने इस पर एक जबरदस्त एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? उन्होंने एक्शन ये लिया कि जो जंगल के भीतर रहने वाली ट्राइब्स हैं उनसे कहा गया कि एक काम करिए, आपको झूम कल्टीवेशन करना है, आपको फसलें काट के लगानी है, चलिए हम आपके लिए एक काम करते हैं, आप जंगल से बाहर चलिए और बाहर जमीन है, वो जमीन आप जाइए और उसी पर रहिए, हम प्रॉपर तरीके से आपको खेती करने के लिए ही जमीन देते हैं, उस जमीन पर आप रहिए, जाकर के जंगल के चारों तरफ आप रहिए, ताकि ट्राइबल्स रहेंगे तो बाहर का कोई व्यक्ति एंट्री नहीं कर पाएगा। नंबर एक। दूसरा, आपको प्रकृति को कैसे संभाल के रखना है ये आपको पता है, हम आपको उस जमीन का पट्टा भी देंगे, बिजली भी पहुंचाएंगे, पानी भी पहुंचाएंगे, साथ में आपकी 2 फसलों तक आपको सुरक्षा भी देंगे, यानी पैसा भी देंगे कि आपको फसल बोनी है बोइए, साथ में सारी बीमा योजनाएं भी देंगे। किसान खुश हो गए, ट्राइबल्स खुश हो गए कि यार ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। और अगर ऐसी स्कीम है तो साथियों, तेलंगाना सरकार ने 3 लाख एकड़ भूमि ऐसे ही ट्राइबल्स के लिए वितरण के लिए निकाल ली कि ये पकड़िए, आप यहां पर रहिए और इस प्रकार से आप यहां पर प्रॉपर तरीके से कृषि करिए। उम्मीद है आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि यदि ऐसा होता है तो फायदा किसका है? सरकार का फायदा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक सुरक्षा मिल गई। दूसरा, ट्राइबल्स का फायदा कि उन्हें अब एक प्रॉपर लैंड मिल गई जहां वो कृषि कर सकते हैं। तीसरा, यहां पर नुकसान किसका है? जो जबरदस्ती यहां कब्जा करके बैठे थे, अब उन्हें यहां से भागना पड़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो इन दिनों सुर्खी में चल रही है। तो इस बहाने हमने आपको पोडू कल्टीवेशन बता दिया। तेलंगाना के अंदर कितने फॉरेस्ट हैं ये तो आपके सामने आंकड़ा है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक और जानकारी शिफ्ट कल्टीवेशन के बारे में दे देता हूं, जरा आप इसे देख लीजिएगा। पूर्वोत्तर भारत में जिसे झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, वहां पर वीवर एंड दहियार के नाम से बुंदेलखंड में जाना जाता है, दीपा के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाना जाता है, जरा एंड अर्का के नाम से जो बाकी दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहां जाना जाता है, बत्रा के नाम से साउथ ईस्टर्न राजस्थान में जाना जाता है, पोडू के नाम से आंध्र प्रदेश में जाना जाता है, कुमारी के नाम से हिल रीजन में जाना जाता है, और कमन विंगा और धाबी के नाम से उड़ीसा के अंदर इसी शिफ्ट कल्टीवेशन को जाना जाता है। ये पूरा कंटेंट आपको एज इट इज हमारे टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा। दैट इज ऑन अंकित अवस्थी।